हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कौन मैगजीन के नवंबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक और बात, घटना चक्र पूर्वावलोकन की पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट तैयार हो चुकी है। जिसको भी इसका शॉर्ट नोट्स चाहिए वह इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकता है। इस नंबर को हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन, किस गिद्ध का? एशियन किंग वल्चर के लिए। पहला प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है भारत का? गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज के भारी वैसी में। कहां पर? गोरखपुर के भारी वैसी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और जो एशियन किंग वल्चर है, इसका IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में अक्सर पूछ लेता है, तो जानते रहिए, क्या पता पीसीएस में भी पूछ ले। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट है 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव। सशस्त्र बल उत्सव कहां पर मनाया गया? लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में। सूर्य खेल परिसर कहां पर स्थित है? लखनऊ छावनी में। और इसका आयोजन 3 से 5 सितंबर के मध्य किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष। तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बबीता चौहान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, बबीता चौहान। और 2 उपाध्यक्ष को भी नियुक्त किया गया, अपर्णा यादव और चारू चौधरी को। 1 वर्ष के अवधि के लिए या यूपी सरकार के निर्णय तक आयोग का उपाध्यक्ष दोनों को नियुक्त किया गया है। किसे? अपर्णा यादव और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बबीता चौहान को। 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 अस्तित्व में आया था। इसमें 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष शामिल हैं। अगला है अटल आवासीय विद्यालय के चरणबद्ध विस्तार की योजना। अटल आवासीय विद्यालय के वर्तमान में राज्य में 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं। कितने हैं यूपी में? 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार अगले शैक्षिक सत्र में 57 जिलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को धनराशि आवंटित की गई है। अगला है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। इस नीति का उद्देश्य फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करना है। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं और डिजिटल स्टार्टअप के लिए रोजगार सृजन करना भी है। सोशल मीडिया एजेंसी को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर 4 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक्स, जो कि इसका पूर्व नाम ट्विटर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रभावशाली व्यक्तियों को उनकी श्रेणी के अनुसार प्रतिमाह 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख का भुगतान किया जाएगा। और यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट अथवा पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर परिभाषित श्रेणी के अनुसार 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। नेक्स्ट है कुछ वन लाइनर हैं। वाराणसी में 2023 में शुरू की गई लैब मित्र नामक पहल को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? लैब मित्र को। और लैब मित्र कब शुरू की गई थी? 2023 में वाराणसी में। और एक और क्वेश्चन है इसमें बन सकता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? मुंबई में। अगला है पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन 11 से 13 सितंबर के मध्य आयोजित इस सम्मेलन की थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 डेटा सेंटर स्थापित कर सुरक्षित डाटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। कितने डेटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 8 डेटा सेंटर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 17 सितंबर को बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया। सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन कहां पर किया गया? बुलंदशहर में।
यूपी सरकार ने अयोध्या में 5,000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को एक आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका लक्ष्य 50,000 सौर घर स्थापित करना है। कहां पर? अयोध्या में। अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना, बिहार सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए अमृतलाल मीणा। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना, मध्य प्रदेश सरकार ने गाय संरक्षण, ग्रामीण विकास और दूध उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान देने के साथ चयनित ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम में बदलने के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू की। अगला है 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संभागों, जिलों और तहसीलों को नए सिरे से सीमांकित करने के लिए। भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र का शिलान्यास, कहां पर? उड़ीसा में। भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र का शिलान्यास। अगला है सुभद्रा योजना का शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार की प्रमुख महिला केंद्रित पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है, लेकिन यह उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना है। 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिला लाभार्थियों को 5 वर्षों में 50,000 रुपए दिए जाएंगे, 2 किस्तों में सालाना 10,000 रुपए, यानी 5 साल में टोटल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अगला है सीएम किसान योजना का शुभारंभ, पीएम किसान की तर्ज पर सीएम किसान योजना का शुभारंभ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा सीएम किसान योजना का शुभारंभ। पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, राजस्थान मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण और पेंशन भोगियों में 5% अतिरिक्त भत्ता देने को मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, 7 सितंबर में जयपुर में मनाया गया। 7 सितंबर को जयपुर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस। अगला है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना सिंह, दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इनको शपथ दिलाई। अगला है राष्ट्रीय पोषण माह का 7वां संस्करण, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 30 अगस्त 2024 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। 30 अगस्त को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में। अगला है 9वां लद्दाख जांस्कर महोत्सव, इस महोत्सव का उद्घाटन उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने किया। लद्दाख जांस्कर महोत्सव। अगला है लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण, पिछले मैगजीन में भी इसको हमने कवर कराया हुआ है, तो गृह मंत्रालय द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई। नए जिलों का नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अगला है सूतिया दिवस, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने घोषणा की कि हर साल 20 अगस्त को आधिकारिक तौर पर सूतिया दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 20 अगस्त 1942 को विमान चंद्र बोरा के नेतृत्व में सूतिया के लोगों ने सूतिया पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला है बाना कैह योजना का शुभारंभ, बाना कैह योजना। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने छोटे उद्योगों और किसानों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया, मिजोरम सरकार द्वारा। नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा, नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ। अगला है प्रजापालन दिवस, तेलंगाना ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजापालन दिवस यानी जन शासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं राज्यों से संबंधित। राजगीर में आगामी हॉकी महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 आयोजित की जाएगी। हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहां पर आयोजित की जाएगी? बिहार के राजगीर में। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेघालय के शिलांग में पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। पर्यटन मंत्रियों की सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और यह सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? मेघालय के शिलांग। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 2 दिवसीय 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन है। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल के बीच चलेंगी। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। एक साथ चुनाव कराने की योजना को मंत्रिमंडल की
मंजूरी। इसको हमने दृष्टि में भी कवर किया है। 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। और यह रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति किससे संबंधित है? एक राष्ट्र एक चुनाव से। समिति ने सुझाव दिया है कि पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो, उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव हो। अनुच्छेद 83 अनुच्छेद 72 में संशोधन की सिफारिश की है। अनुच्छेद 83 में क्या है? संसद के दोनों सदनों की अवधि है, और अनुच्छेद 172 में राज्य विधानसभाओं की अवधि के बारे में दिया हुआ है। इसमें जो है इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन की बात की गई है, और कुल मिलाकर 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित रामनाथ कोविंद पैनल का गठन कब किया गया था? सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 में। अगला है वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 20 से 21 सितंबर 2024 के मध्य वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में FSSAI द्वारा किया गया। कार्यक्रम में FSSAI ने फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त फूड क्लियरेंस सिस्टम 2.0 का शुभारंभ। फूड क्लियरेंस सिस्टम 2.0। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की शासी परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। किसने अध्यक्षता की? प्रधानमंत्री मोदी ने। और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 2023 में। 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों एवं विधायी मामलों के सचिव तथा अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था, जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी थे, जिन्होंने 17 महीने के कार्यकाल पूरा करने के बाद त्याग पत्र दे दिया था। अब अगला है जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ। जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूरत में जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया। कहां पर? सूरत में। इसके अतिरिक्त सामुदायिक भागीदारी से राज्य में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना है। आयुष के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट 2021 बैच से प्रभावी। इस संबंध में छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए प्रोफेसर संजीव शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट 1 वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने और राज्य या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन करने के लिए अनिवार्य होगा। अगला है चौथे री इन्वेस्ट सम्मेलन 2024। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट यानी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट्स एंड एक्सपो का उद्घाटन किया। कहां पर? गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में। पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इसकी उद्घोषणा। यह निर्णय प्राचीन श्री विजय साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए लिया गया है। और पोर्ट ब्लेयर यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। यह जो है क्रोनिकल में नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। सेलुलर जेल भी यहीं स्थित है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा के रूप में रखा जाता था। चोल साम्राज्य में नौसैनिक अड्डा के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है 20वीं समुद्र राज्य विकास परिषद की बैठक। समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक कहां पर? गोवा में। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में शुरू की गई प्रमुख पहलें: भारतीय समुद्री केंद्र यानी IMC की शुरुआत, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ, राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा समिति एप्लीकेशन, भारत का सबसे बड़ा ट्रेजर का निर्माण कहां पर किया जाएगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हॉलैंड के सहयोग से। समुद्री राज्य विकास परिषद एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है जो समुद्री क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है तथा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में। अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पर डॉक्टरों का पंजीकरण शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया। कब? 23 अगस्त 2024 को।
अगला है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 प्रधानमंत्री ने इसको संबोधित किया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने साइबर कमांड्स कार्यक्रम और सस्पेक्ट रजिस्ट्री का भी उद्घाटन किया। अगला है 8वां भारत जल सप्ताह 2024। 17 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वीं भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। कहां पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। किसने उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इसकी थीम थी समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग। समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग। प्रत्येक 2 वर्ष पर जल सप्ताह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स अथवा शहरों को मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक कल्याण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 12 नवीन परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी और 6 प्रमुख गलियारों पर इसकी योजना का निर्माण किया। अगला है देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 पहल। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 नामक राष्ट्रव्यापी पहल के लिए मतदान 15 सितंबर 2024 तक खुला था। इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 7 मार्च 2024 को कहां से की थी? श्रीनगर से। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी 7 मार्च 2024 को श्रीनगर से। ये इंपॉर्टेंट है, कहां से की थी? श्रीनगर से। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के साथ मिलकर भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करना है। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। अमेरिका ने भारत को लौटाए 297 पुरावशेष। यह पुरावशेष लगभग 4000 वर्ष पुरानी हैं, जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक के हैं। 21 से 23 सितंबर 2024 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने यह पुरावशेष भारत को सौंपे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 वर्ष। 20 सितंबर 1924 को जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी और इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। विश्व शांति बुद्ध विहार का लोकार्पण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन और लोकार्पण किया। कहां पर? लातूर जिले के उदगीर में। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने की थी। उदगीर का विहार कर्नाटक के कलबुर्गी बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। अगला है कर्म उत्सव। 14 सितंबर को विभिन्न राज्यों में जनजातीय आबादी द्वारा फसल उत्सव कर्मा या करम पर्व मनाया गया। यह विशेष रूप से मुंडा, हो, उराव, बैगा, खड़िया और संथाल लोगों के बीच लोकप्रिय है। अगला है जर्मनी में सांची के स्तूप के पूर्वी द्वार की प्रतिकृति। सांची के स्तूप के पूर्वी द्वार की प्रतिकृति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान बर्लिन में हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय के सामने सांची के महान स्तूप के पूर्वी दीवार की प्रतिकृति का अवलोकन किया। लाल बलुआ पत्थर निर्मित प्रवेश द्वार का अनावरण 2022 में किया गया था। अगला है लोथल डॉकयार्ड के अस्तित्व की पुष्टि। लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात में। अध्ययन में पाया गया कि लोथल से साबरमती के रास्ते नौकाएं कच्छ के रण में स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल धौलावीरा तक जाती थी। नेक्स्ट है जिंजी किला विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए नामित। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी ICOMOS के एक विशेषज्ञ ने 27 सितंबर को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में जिंजी किले का दौरा किया। जिंजी किला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के विल्लुपुरम में, जिसे केंद्र सरकार ने मराठा सैन्य प्रदेश के 11 किलों के साथ इसको भी यूनेस्को के लिए विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए नामित किया है। नेक्स्ट है आर्थिकी। इंक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज को पहली ESG इकरा ESG रेटिंग लिमिटेड ने NBFC इंक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज को पहली पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन रेटिंग प्रदान की। इसे व्यापक स्थिरता प्रथाओं में सुधार के लिए इम्पैक्ट 57 मॉडरेट रेटिंग मिली है। किसे? इंक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को। PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने PCAF यानी पार्टनरशिप ऑन कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की। PCAF पर किसने हस्ताक्षर किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। वित्त वर्ष 2024-25 में जूट उत्पादन में 20% की गिरावट। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव भूषण सिंह ने कोयम्बटूर में आयोजित एक
एक्सपो के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में बाढ़ के कारण वित्त वर्ष 2024-25 में जूट के उत्पादन में 20% की गिरावट आने की उम्मीद है। जूट बोर्ड का गठन राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत किया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है, जिसकी वैश्विक उत्पादन में 75% की हिस्सेदारी है। अगला है विदेशी मुद्रा कंपाउंडिंग कार्यवाही नियम 2024। संशोधित नियम मौजूदा विदेशी मुद्रा कंपाउंडिंग कार्यवाही नियमों का स्थान लेंगे जो 2000 में जारी किए गए थे। नई नियमावली के अनुसार कंपाउंडिंग आवेदन दाखिल करने की फीस को दुगना करके 10,000 प्लस जीएसटी कर दिया गया है, जो पहले कितना था 5,000 रुपये। नेक्स्ट है 5G ओपन रैन परीक्षण लैब का उद्घाटन। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने C.DOT के बेंगलुरु परिसर का दौरा किया और 5G ओपन रैन यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अगला है विश्व बैंक के पूर्व अनुमान में भारत का विकास दर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7%। भारत की विकास दर 6.6% से बढ़कर 7% कर दी गई। भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में रेखांकित किया गया, जहां वर्ष 2023-24 में 8.2% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत में घटकर 8.5% हो गई। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 17% के उच्च स्तर पर बनी हुई है। चालू खाता वित्त वर्ष 2026-27 तक जीडीपी के 1 से 1.6% रहने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में भारत के डेप्ट टू जीडीपी रेशियो में 2023-24 के 83.9% से वित्त वर्ष 2026-27 तक 82% की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। अगला है जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक। यह बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। जीएसटी परिषद में कैंसर की दवाओं टेस्टुजुमैब, डायरेक्टेन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब पर ये 4 दवाएं हैं जिन पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% कर दिया गया। नेक्स्ट है सतत कृषि का वित्त पोषण एक चुनौती। आरबीआई उप गवर्नर। आरबीआई के उप गवर्नर से स्वामीनाथन ने खाद्य सुरक्षा एवं कृषि आय के लिए सतत वित्त पोषण अवसर, चुनौतियां एवं आगे की राह विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन को संबोधित किया। जल विद्युत परियोजना हेतु बजटीय सहायता योजना में संशोधन। यह जो है 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता वाली इस योजना को वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक क्रियान्वित किया जाएगा। अगला है NABFID सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषण करने की बैंक की क्षमता को बढ़ाना है। NABFID की स्थापना 2021 में भारत के 5वें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। अगला है 500 करोड़ रुपए से अधिक व्यय के मानदंडों में ढील। वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय के मानदंडों में ढील दी है, जो वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला है सेबी द्वारा ऋण प्रतिभूतियों को सुव्यवस्थित करने हेतु नियमों में संशोधन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।